Hello students, this is Komal, your assist educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। याद है हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हम कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, पार्ट फर्स्ट देखा था। आज हम देखेंगे पार्ट 2, जो रिमेनिंग जो भी और भी की फीचर्स है वो हम आज देखेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा था? अगर किसी को याद है तो फटाफट कमेंट में लिख दो, याद तो होना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और कमेंट में बता दो रेडी हो या नहीं। रेडी भी रहना ही चाहिए। फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सेशन ज्वाइन करे, और क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये तो फोर्थ पार्ट है, ये तो फोर्थ टाइप है, बट इससे पहले की जो 3 टाइप हैं, क्या किसी को याद है? 2 सेकंड का टाइम दिया है, बता दो फटाफट से। पहला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के बाद पढ़ा था हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर्स। याद है इसका मतलब? तो बताओ मुझे एक एक लाइन में, फिर अपन डिस्कशन करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ जो है टाइप की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या होता है फंडामेंटल राइट, देखते हैं। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रिफर्ड टू एज द कॉन्शियस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है फंडामेंटल राइट को? क्या कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ये कहा जाता है कि भाई एक तरीके की अंतरात्मा है, हमें बताती है कि क्या सही है क्या नहीं है। ये इस फंडामेंटल राइट जो है उनसे हमें पता चलता है एक पर्सन को कि हमारे साथ क्या सही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें ये हेल्प करती है। हमारे राइट का मतलब खनन हो रहा है, उल्लंघन तो नहीं हो रहा, क्या मतलब सरकार हमारी सुन रही है, लोग कहीं हमें कोई नीचा तो नहीं दिखा रहा, क्या हमें इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, कोई तरह का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कहीं भी। तो इस तरीके की जो हमारी बेसिकली हमारे जो राइट्स हैं, जो हमें बताते हैं कौन? फंडामेंटल राइट्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए दिए गए हैं, ठीक है। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. जब क्या था? जब कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल यानी ब्रिटिश रूल, जब अंग्रेज लोग थे, इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा था, तो क्या था? उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया था? हैड क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिशन ऑफ द स्टेट इन द माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट। मतलब भाई जो नेशनलिस्ट थे उनके माइंड में क्या है? एक डाउट, एक टाइप का जो है डाउट क्रिएट कर दिया था, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, ठीक है। एक मिनट इसको रब कर ले, ओके। ऑफ द स्टेट इन द माइंड ऑफ द नेशनलिस्ट। जो नेशनलिस्ट मतलब नेशनलिस्ट कौन? जो फ्रीडम फाइट कर रहे हैं, फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो भाई देश वाले हैं, देशवासी, उन लोगों के मन में एक डाउट क्रिएट कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक तो ये गलत तरीके से ट्रीट करते थे, हमारे देश में आके हमें गुलाम बना के रखते थे, जबरदस्ती के मनमाने रूल्स बनाते थे, जिसे हमें ना चाहते हुए भी फॉलो करना पड़ता था, और नहीं करते थे तो स्लेव बना देते थे या सजा वगैरह देते थे, और ज्यादा हुआ तो जेल भिजवा दिया या मार दिया। तो कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड सर्टेन सस्पिशन of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. इसीलिए इससे क्या मिलता है? फंडामेंटल राइट से क्या मिलता है? They wanted to ensure that a set of written rights, जो भाई रिटर्न राइट्स क्या कहाँ पे लिखे हैं रिटर्न राइट्स? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, रिटर्न फॉर्म में है ना वो। कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्टार्टिंग में देखा था, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट। किसका डॉक्यूमेंट? जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन है, जिसको हमें फॉलो करना होता है, कुछ प्रिंसिपल्स मेंशन है जिसे हमें फॉलो करना होता है हर इंडिविजुअल को। ये नहीं देखा जाएगा कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, सबको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो रिटर्न राइट्स वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब क्या है? अगर आज़ाद भारत है, आज़ाद भारत है, इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में कोई मिसयूज ना हो, कोई परेशानी ना हो, किसी को एक्सप्लॉइट ना किया जा रहा हो, किसी के जो है राइट को मतलब खराब मतलब खनन ना किया जा रहा हो, किसी को गलत तरीके से ट्रीट ना किया जा रहा हो, तो इसलिए कुछ राइट्स दिए गए हैं। क्योंकि भाई जब कॉलोनियल रूल था तो हमारे अंदर एक डाउट तो क्रिएट हो ही गया था कि क्या हम कभी आज़ाद होंगे, क्या ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलेगी। बट जब हम आज़ाद हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके माइंड में यही था, उनके आंखों में सपना था कि जब हम आज़ाद होंगे तो आज़ाद भारत कैसा होगा,
हम क्या क्या नए रूल्स लाएंगे जो सबको लेके चलें, गरीब अमीर औरत आदमी किसी को, सबको लेके चले, किसी को भी ना छोड़े, हर कास्ट के हर धर्म के सबको लेकर चले। तो इस टाइप के क्या है हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में था। बात आ जाती फंडामेंटल राइट की, जो हमें बताता है हमारा अधिकार हमारी अंतरात्मा को कि क्या सही है हमारे लिए क्या नहीं है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ गलत हो रहा है तो जो अधिकार हमें यहाँ दिए गए हैं जो मेंशन है तो हम उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं कि भाई हाँ हमारा ये अधिकार छीना जा रहा है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए ये इस टाइप के जो है अभी हम पढ़ेंगे, जैसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम। ये सब क्या है, ये सब क्या है, किसकी बात हो रही है, ये सब बात हो रही है हमारे अधिकार की, हमारे राइट्स की। आई होप इतना समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या कर दीजिए, फटाफट से बता दीजिए कि भाई मैम समझ में आ गया है। चलिए, Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state। अब ये क्या होता है मैम, ये आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज क्या मतलब मनमाना, जो मनमाना कोई अपनी मर्जी से, जैसे जैसे किसी के पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, तो वो क्या करता है अपनी मनमानी करता है, अपनी मनमर्जी करता है। उसको पता है मेरे पास पावर है, मैं किसी को भी अपने बातों में ले आऊंगा तो मान जाएंगे कि भाई हाँ मैं तो हेड हूँ, मैं तो इनके अच्छे के लिए कर रहा हूँ, भले ही मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ, बुली कर रहा हूँ। जैसे हमने किसका देखा था एग्जाम्पल, हमने सुरेश और अनिल का एग्जाम्पल देखा था क्लासरूम का, कैसे वो उसको ट्रीट कर रहा था जबरदस्ती। जैसे ही टीचर ने क्लास लीव करी, उसने बेफिजूल में कहा कि आज तो तुम्हें डांट पढ़वानी, तो टीचर से झूठ बोल दिया। उसका वो मॉनिटर है, उसका काम है अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करना, अपनी क्लास का ध्यान रखना, अगर टीचर नहीं, बट वो तो उल्टा परेशान कर रहा है। तो यही है कि फंडामेंटल राइट देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजंस अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। अगर ऐसा होता है कि कोई भी राज्य, कोई भी सरकार अगर आके मनमाना अपने तरफ से कुछ भी ऐसा कर रही, मनमाने से डिसीजन है, या महंगाई बढ़ा दी, या सिर्फ एक क्लास के लोगों पे ध्यान दे रही, दूसरे पर ध्यान नहीं दे रही है ना, गलत तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है, जनता पे ध्यान नहीं दे रही, तो आपके पास क्या है, आपके पास है फंडामेंटल राइट्स। क्या है आपके पास आपके मौलिक अधिकार हैं। The Constitution thus guarantees the right of individuals against the state as well as against other individual। क्या किसकी बात हो रही, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान की क्या गारंटी करता है, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट, मतलब हमें हमारे राइट्स बताता है, हमें हमारे अधिकार बताता है। कौन बताता है हमें हमारे अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन। अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट देयर अदर इंडिविजुअल्स। मतलब राज्य हमारे लिए क्या कर रहा है, अगर जो है हमारा स्टेट हमारे लिए सही से काम नहीं कर रहा है, जो है गरीब लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, उल्टा उन्हें एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, हटाया जा रहा है, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनकी प्रॉब्लम को नहीं सुना जा रहा है, तो यानी उनकी जो मौलिक अधिकार है छीने जा रहे हैं, उनको जो इक्वली ट्रीट होना चाहिए वो उन्हें ट्रीटमेंट मिल ही नहीं रहा है, तो गलत है। ऐसे स्टेट हो चाहे कोई इंडिविजुअल उन्हें परेशान कर रहा हो। तो ये क्या बताता है भाई, फंडामेंटल राइट हमें बताता है कि क्या सही है क्या नहीं है, हमारे मौलिक अधिकार हमें बताता है। किस में लिखा है ये सब, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब मिलेगा। ठीक है, The various minority communities also express the need for the constitution to include rights that would protect their groups। बहुत सी minority community, कैसी community? The various minority communities also express the need for the constitution to include rights that would protect their group। मतलब बहुत सी जो है माइनॉरिटी ग्रुप के लोग, जो मतलब माइनॉरिटी ग्रुप जिनका ग्रुप कम है, मतलब नंबरिंग में जो कम है, मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा है, जिनके कास्ट वाले कम है तो उनको माइनॉरिटी में डाल दिया है ना, कम जो कम में है, तो उन्होंने कई बार क्या करी, डिमांड करी इस टाइप की, उन्होंने एक्सप्रेस करा है नीड का, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, किसकी नीड है, संविधान की नीड है, जो क्या इंक्लूड करे, जो इंक्लूड करे कि भाई जो उन्हें प्रोटेक्ट करे, इनके ग्रुप को, उनके जो अधिकारों को है ना, उनके जो मान सम्मान को प्रोटेक्ट करे। तो इसलिए उन्होंने नीड जाहिर करी थी कि भाई जरूरत है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। किसने, माइनॉरिटी में। उस टाइम पे जब आज़ाद हो रहा था भारत, उस टाइम पे जब नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे, तो वो लोग सोचते थे, लीडर्स क्या सोचते थे कि भाई आज़ाद भारत कैसा होगा। जब आज़ाद हुआ तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस वक्त उन्होंने नोटिस किया होगा, या जो माइनॉरिटी में होंगे उन्होंने बताया होगा कि देखिए हमारे साथ हमें कितना नीचा दिखाया जाता है, हमें इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता, हमें काम नहीं दिया जाता, हमें पढ़ने नहीं दिया जाता, कहीं जाने नहीं दिया जाता, रोक टोक लगती है हम पे कि हम छोटी कास्ट के हैं तो हमें कहीं नहीं आने जाने दिया जाएगा, हमें घर पे ही रहना है, कहीं से हम जाएंगे तो लोग बुरी नज़र से देख रहे हैं, गलत नज़र से देख रहे हैं कि ये तो बेकार लोग हैं, ये छोटी जाति के आ गए तो हम तो अब यहाँ जाएंगे भी नहीं, अगर ये लोग यहाँ से चल के गए तो यहाँ पानी डालो, यहाँ तो इनको जाने भी नहीं दिया जाएगा, रास्ते ही बंद करवा देंगे। तो इतनी सब दिक्कत देखी होगी। तो यही सब इसीलिए तो बना, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए कि सबके अधिकारों का ध्यान रखना है,
सबके मौलिक अधिकारों का ध्यान रखना है और सबको पता रहेगा कि भाई हमारा ये मौलिक अधिकार है, कोई इसका मतलब कोई इसे एक्सप्लॉइट करेगा तो हम फिर बात करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। अब जैसे इस टाइप का है ना, जैसे सत्यमेव जयते, हमारा अधिकार है, लोग ऐसे पावर दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, The Constitution therefore also guarantees the rights of minorities against the majority. Constitution हमें क्या देता है, किसकी बात करें, हमें Constitution. The Constitution क्या करता है, Constitution therefore also guarantees, गारंटी देता है the right of minorities against the majority. मतलब जो right है, जो अधिकार है किनके, माइनॉरिटी ग्रुप के, अगर कोई उन्हें सप्रेस कर रहा है, मतलब उन्हें ऐसे मतलब दबा रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, उन्हें नीचा दिखा रहा है, डोमिनेट कर रहा है बेसिकली, तो मेजोरिटी पार्टी के अगेंस्ट, मेजोरिटी ग्रुप के अगेंस्ट उनको किनको क्या दिया है, गारंटी दी है, आपके अधिकारों को संभाला जाएगा, बचाया जाएगा, कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, कोई आपको गलत तरीके से ट्रीट नहीं करेगा, अनइक्वल नहीं समझेगा। As Dr. B.R. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold. जिस तरीके से किसने बात करी इस बारे में, किसके बारे में हम बोल रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भाई ऐसा कह रहे हैं कि हैज सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स, देयर ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड उनके ऑब्जेक्ट हैं, देखते हैं क्या है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। इनका कहना यह है कि हर नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक, कोई कास्ट का नहीं देखा जाएगा, कौन सी जो है धर्म का नहीं देखा जाएगा, काला है, गोरा है, अमीर गरीब नहीं देखा जाएगा। क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights. मतलब भाई जो कौन, जो इंसान है, जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, जो देश का नागरिक है, इस कंडीशन में हो, इस किस पे हो, इस पोजीशन में हो कि वो अपने राइट के लिए लड़ सके। अगर हमारे लिए राइट बना दिए और हमारे में इतनी हिम्मत ही नहीं कि हमें पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम बोल नहीं पा रहे, तो क्या फायदा। तो वो यही कह रहे हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होना चाहिए कि एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन, वो इस पोजीशन में होना चाहिए, उसमें इतनी हिम्मत दमखम होना चाहिए कि वो अपने राइट का क्लेम कर सके, उसको पता हो कि मेरे साथ जो है गलत हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, मेरे राइट्स का खनन हो रहा है, ठीक है, वॉयलेट किया जा रहा है मेरे राइट्स को, तो वो इस कंडीशन में तो एटलीस्ट वो बोल पाए। And secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. और ये जो क्या, ये जो राइट्स है, ये जो भी फंडामेंटल राइट्स है, किससे बाइंड होना चाहिए, किससे जुड़े होने चाहिए। These rights must be binding upon every authority. अथॉरिटी मतलब भाई जिनको पावर है, जिनके पास क्या है, पावर है, सत्ता का पावर है, जिनके पास पावर इसलिए कि भाई जो है जनता के हित के लिए जिनके पास पावर है, तो दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज, जिनके पास लॉज बनाने की पावर है, कानून बनाने की पावर है, जनता के हित की पावर है, तो वो भी इससे जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, ये राइट्स का ध्यान रखना पड़ेगा हर पीपल का। ऐसा नहीं कि अगर आप अथॉरिटी में आप लॉ बना रहे तो आपकी मर्जी, आप जो जिसको भी ट्रीट करें, नहीं, आपको भी उस चीज़ से बंधे रहना पड़ेगा, बाध्य रहना पड़ेगा, बाउंडेशंस रहेंगी, ठीक है, आपको भी ध्यान देना पड़ेगा कि किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा। तो ये कौन ध्यान देगा, जिनके पास पावर है, अथॉरिटी, क्योंकि जनता ने उन्हें वोट दिया है, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, ठीक है। आया समझ में तो लाइक का बटन दबा दो भाई फटाफट से। ये देखिए अपनी पावर दिखा रहे हैं ऐसे करके कि भाई हमारी पावर है, हम एकजुट हैं। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy. अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट, मतलब इसके साथ, किसके साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब स्टेट पॉलिसी, जो राज्य की पॉलिसी में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए हुए हैं, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, किसके साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ। This section was designed by the members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms. ये जो section है किसने बनाया? This section was designed by the members of the Constituent Assembly. Constituent Assembly के members ने बनाया। ये क्या करने के लिए, क्यों बनाया, ऐसे ही थोड़ी बनाया, to ensure ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब सोशल वे में हो या इकोनॉमिक वे में हो, एक प्रॉपर सेट वो मिले, एक सेफ गार्ड मिले लोगों को, ठीक है। एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, और क्या करना भाई, टू सर्व एज अ गाइड, एक तरीके का डायरेक्शन देना, गाइड करना है ना, हेल्प करना, सर्व टू गाइड एज टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज
एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। मतलब बेसिकली ऐसे प्रिंसिपल ऐसा बनाया गया है कि लोगों के जो है सोशल हो या इकोनॉमिक रिफॉर्म पर ध्यान दिया जाए, उनकी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। अगर कुछ भी स्टेट में प्रॉब्लम आ रही, लाइक जैसे लिखा है उन्होंने, जैसे पॉवर्टी रिड्यूस करना है, पॉवर्टी जो इतनी ज़्यादा मासेस में फैल रही, इतनी ज़्यादा जनता जनार्दन में इतनी ज़्यादा इशू है, खाने की कमी रहती, लोगों को खाना तक नहीं मिलता प्रॉपर। तो ये क्या है, मतलब ऐसा जो इंडिपेंडेंट स्टेट है उनको इस तरीके से गाइड करती है, इस तरीके से हेल्प करती है कि कैसे कैसे आपको ऑपरेट करना है, कैसे काम करना है। तो द सेक्शन वाज डिजाइन बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये किसने डिजाइन किया था, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। सोशल हो चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म, मतलब एक इंश्योरिटी, एक श्योरिटी मिले, एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट। और मतलब जो एक इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, कोई भी राज्य जो है, जो इंडिया है हमारा, तो इंडिपेंडेंट भारत ही, कोई भी राज्य वो भी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, भले ही वो कानून से बंधा है। ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए वो नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज फॉलो नहीं करेगा, करेंगे, बट अपने जो स्टेट के लिए वो उसके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग फैसले ले सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था। तो इंडिपेंडेंट इन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। जो कमी, जो किसकी, जो खाने की कमी है, जो पॉवर्टी, भुखमरी है, उसको कम करे, खत्म करे। तो इस टाइप का क्या है, ये सब है फंडामेंटल राइट्स के साथ हमें क्या मिले, डायरेक्टर प्रिंसिपल, जो निर्देशित प्रिंसिपल कह लीजिए, जो हमें क्या करते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाए गए मेंबर्स ने बनाए, हमें डायरेक्ट करते हैं, किसको, स्टेट को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। आया समझ में, जैसे इस टाइप से ये है, ओके। चलिए, द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स। अब कौन से राइट्स हैं जो कौन इंक्लूड करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान इंक्लूड करता है। देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी पहले इंक्लूड करता है, इसको अच्छे से समझेंगे। अभी देख लेते हैं कौन से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये अलग अलग कलर से करूंगी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आगे तक भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ लिया तो कोई मतलब नहीं, भूल गए, आगे भी ये काम आएगा। क्या क्या है, राइट टू इक्वालिटी है एक पहला, दूसरा क्या है, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्या है, ये है हमारे 6 क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। देखो अच्छे से, देख लो इसे अच्छे से, पढ़ो, पढ़िए। चलिए फटाफट सब कमेंट में लिखिए, या कॉपी है कॉपी में लिखिए, तो एक बार में याद हो जाएगा। कौन सा है, इक्वालिटी मतलब इक्वल रहने का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार, एक समानता का अधिकार, है ना, कोई हमें अनइक्वल ट्रीट ना करे। दूसरा फ्रीडम, आज़ादी, कोई हमें जो है वो अपना नौकर या स्लेव नहीं बना सकता, कोई हमारी आज़ादी नहीं छीन सकता, ये क्योंकि ये आज़ाद भारत है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर हमारे साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट का राइट है हमारे पास। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर कोई अलग धर्म का है, दूसरे धर्म का है, तो अपनी जो है रिचुअल्स, जो चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं कि आप इस धर्म के, तो आप यहाँ पे ऐसा मत कीजिए, कोई नहीं रोक सकता। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चर से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉपर पूरे राइट्स हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो भी रेमेडीज हैं, उपचार हैं, उसका राइट। ये पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, इसलिए टेंशन की बात नहीं है, बट मैंने इसलिए आपको हल्का सा एक 1 लाइनर बताया ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ इनका मतलब ये है। करे स्टार्ट, तो फटाफट से पहले कमेंट में लिख दो यस मैम स्टार्ट करिए, इनको समझाना और लाइक कर दीजिए। चलिए, पहला राइट टू इक्वालिटी, देखते हैं क्या है। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने हर इंडिविजुअल, हर पर्सन क्या है, हर इंसान भाई इक्वल है कानून के सामने, उनको कोई मतलब नहीं कौन औरत है आदमी है, डजंट मैटर, लॉ के सामने हर कोई इक्वल है। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या समझे, अगर लॉ के सामने, कानून के सामने सब एक हैं, तो इससे क्या समझ में आता है, दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। मतलब जो भी कानून है कंट्री के, इस तरीके से बनाए जाए कि सबको सेफगार्ड मिले, क्या हो, सबको प्रोटेक्शन मिले, इक्वली प्रोटेक्शन मिले। मतलब ऐसा नहीं कि अंधाधुंध मारकाट चल रही, कोई किसी को मार दे रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मतलब प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टेड रहे सब, है ना। तो क्या है, लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, वो ये नहीं देखेगा औरत है, आदमी है, बच्चा है, बूढ़ा, कुछ नहीं देखेगा, सब इक्वल है। It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste, sex. उनका मतलब क्या है, ये भी है, इसका मतलब ये भी है, किसका पढ़ रहे हैं हम, राइट टू इक्वालिटी का। It also states that no citizens can be discriminated against on the basis of their religion, caste और sex. मतलब कोई भी कौन, नागरिक, कोई भी सिटीजन
उसके रिलीजन, उसके धर्म के बेस पे, उसके कास्ट के बेस पे और उसके सेक्स के बेस पे उसको कोई जो है नीचा या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। और अगर आदमी लोग हैं तो ये नहीं कहेंगे तुम औरत हो ये काम नहीं कर सकती, ठीक है। अगर औरतें हैं तो ये नहीं कहेंगे कि तुम आदमी लोग हो तुम ये काम नहीं कर सकते। सेम ऐसी रिलीजन है, अगर हमारे धर्म के लोग हैं तो आप यहाँ मत रहिए, ऐसा नहीं हो सकता। कास्ट है कि अगर हमारी कास्ट के लोग हैं तो आप यहाँ नहीं रहिए, ऐसा नहीं हो सकता। भेदभाव नहीं हो सकता कि आप गलत नज़र से देखें कि मतलब अरे ये तो अदर कास्ट का है, कौन बात करे इसको, तो अगर वो बेचारा बात करने आ रहा है आप उसको अवॉइड कर दें, है ना, तो ये बहुत गलत है। Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops, etc. अगर बात करें कहीं भी जाने आने की तो कोई भी नहीं रोक सकता, उसमें भी हमें इक्वली एक्सेस है। ये नहीं देखा जाएगा कि रिच लोग हैं तो वही मॉल जाएंगे, जो बेचारे लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो लोग नहीं जा पा रहे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे सबको जाने का अधिकार है, इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स हो गया, होटल्स हो गया, शॉप्स या एटसेट्रा सो ऑन, कहीं भी कोई भी जा सकता है, एक्सेस है, ठीक है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और स्टेट हो गया चाहे राज्य की बात करें, ये तो हम किसी ये बात करें कि भाई जनता जनार्दन, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन, जो राज्य है वो किसी के भी अगेंस्ट क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट पर्पस मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक कैटेगरी, कोई एक कास्ट का है तो उसी के लिए जॉब है, या लड़कियां हैं तो लड़कियों के लिए नौकरियां निकाली, लड़के बेचारे नौकरी में नहीं कर सकते, या लड़कों के लिए निकाली नौकरी, लड़कियां के लिए जॉब, एम्प्लॉयमेंट वगैरह कुछ है ही नहीं। तो ऐसा स्टेट बिल्कुल नहीं कर सकता। ये क्या आता है, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता स्टेट। बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। अगर हम बात करें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनके बारे में वी विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक, हम इस बुक में बाद में पढ़ेंगे उस चीज़ को, तो अभी वो हटा देते, बट ये है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन ऑल्सो बीन अबॉलिश्ड। जो अनटचेबिलिटी मतलब जो लोग करते ना छुआछूत, कि भाई आप तो छोटी कास्ट के हैं, आप तो दलित कास्ट के हैं, तो आप हम वो बैठेगा तो उसके पास हम नहीं जाएंगे, उसके लंच से नहीं खाएंगे, जैसे ऑफिस हो गया, स्कूल में हो गया, उससे बात नहीं करेंगे, उससे हैंडशेक नहीं करेंगे, भाई ये तो छोटी कास्ट का। अनटचेबिलिटी क्या हो गई, कंप्लीटली अबॉलिश्ड हो गई, खत्म हो गई है, पूरी तरह से अबॉलिश कर गई है। ये देख रहे हैं इक्वली है, पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वली है, इक्वल ट्रीट हो रहे हैं दोनों। ऐसा नहीं कि फीमेल है तो भाई उसका जो तराजू पलड़ा ज़्यादा भारी है या मेल का, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। ये है हमारा राइट टू इक्वलिटी। देखते हैं एक बार क्या है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल, हर कोई इक्वल है लॉ के सामने। जो लॉज बने हैं, जो कानून बनेंगे, सबके जो है सेफ गार्ड को ध्यान में रखते हुए बनेंगे, ठीक है। साथ में क्या बताता है कि सिटीजन्स, कोई भी सिटीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता उनके रिलीजन, उनके कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। साथ में हमें ये भी देखना है कि भाई किसी को, साथ में ये भी था कि भाई पब्लिक प्लेसेस में हर कोई जा सकता है, कोई नहीं रोकेगा। जैसे हमने देखा था प्लेग्राउंड हो गया, होटल्स हो गया, शॉप्स, कोई किसी को कहीं भी जाने से नहीं रोक सकता है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और रही बात एम्प्लॉयमेंट की भी, नौकरी भत्ता, बेरोजगार भत्ता वगैरह, रोजगार की भी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कास्ट या जो है जो उनको ज़रूरत है उनको ही दे, जिनको जो कर रहे हैं उनको हटा दें, ऐसा नहीं है। या सिर्फ लड़कों को ज़रूरत है तो लड़कों को जॉब दें, लड़कियों को, लड़कियां नहीं करेंगी, लड़की तो घर संभालेंगी, चूल्हा चौका संभालेंगी, तो लड़कियां काम ना करें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बट फिर भी यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और रही बात छुआछूत की, अनटचेबिलिटी की, तो वो तो कंप्लीटली अबॉलिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। किसकी? राइट टू फ्रीडम की। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, बोलने का अधिकार भी इसमें आता है। एंड एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार। The right to form associations, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. फ्रीडम मतलब आज़ादी, हर तरीके से आज़ादी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने दिया जा रहा है तो काम नहीं करने दिया जा रहा है, या आपको काम करने की आज़ादी है बट बोलने की आज़ादी नहीं है, ऐसा नहीं है। जो राइट टू फ्रीडम है क्या क्या इंक्लूड करता है? ऑलमोस्ट हर चीज़ें इसने इंक्लूड करी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबसे पहले खुद की बातें रखना, खुद को एक्सप्रेस करना, इसमें इंक्लूड है। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप किसी भी कंट्री के पार्ट में रिसाइड कर सकते हैं, आप देश के किसी भी कोने पे रह सकते, कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यूपी के हैं तो आप एमपी में नहीं आ सकते, आप एमपी के हैं तो कर्नाटका वगैरह नहीं जा सकते, कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई किसी को नहीं रोकेगा, ठीक है। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आप एक ही काम करें या एक ही काम करने वाले लोग की जरूरत है, कोई भी काम कर सकते, कोई भी प्रोफेशन में आ जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर्स वगैरह, कोई भी आप ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये क्या है, राइट टू फ्रीडम, इतने सारे फ्रीडम, आज़ादी हमें प्रोवाइडेड है, ये क्या है, हमारे मौलिक अधिकार के अंदर। कोई भी अगर इस टाइप का फ्रीडम आपसे छीने तो आप इसके अगेंस्ट बोल सकते हो कि ये तो हमारा अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। क्या होता है, हम देखते हैं ना चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा देखा है कि भाई 14 साल से कम के बच्चे जो क्या करते हैं, काम करते हैं, दुकानों में हो गया या कहीं मजदूरी करते हैं, क्या है ये, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ये राइट क्या है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो आप उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हो, बर्बादी कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, उसको दिक्कत दे रहे हो, परेशानी दे रहे हो, उसका यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या है, एक्सप्लॉयटेशन में आ जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोहिबिट करता है, ये वाला जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जब क्या होता है, लड़कियां, औरतों को या बच्चों को ऐसे बेच दिया जाता है, अब जिस भी पर्पस से बेचे वो आपको भी पता है, आप भी समझदार हैं तो अलग अलग पर्पस से बेच देना, ठीक है। या तो उनसे कुछ भी मतलब कभी तो क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में बेच दिया जाता है तो क्या होता है, उनके ऑर्गन्स वगैरह निकाल दिए जाते हैं, या और भी कोई रीजंस है ना, इलीगल तरीके से, तो क्या होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जब ह्यूमन को बेचा जाता है, औरतें, बच्चे या छोटे, तो ये क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। ज़बरदस्ती की लेबर, मतलब कोई छोटे हैं, गरीब लोग हैं, तो ज़बरदस्ती आप उनसे लेबर करा रहे हैं, काम करा रहे हैं, फोर्स लेबर, ठीक है, मजदूरी करा रहे हैं बेसिकली। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अगर कोई 14 साल से कम का बच्चा है और उसको एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, जॉब दे रखी है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आया समझ में, ये देखिए इस तरीके से अगर ऐसे कोई दिख जाए आपको, ये छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, कितना दुख हो रहा है, कितना बुरा लग रहा है, तो ये क्या है, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, चाइल्ड लेबर हो रहा है। चाइल्ड लेबर का तो आपने बहुत सुना होगा, तो ये क्या है, 14 ईयर से कम के अगर आपको बच्चे से काम करते हुए दिख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में है, तो यानी चाइल्ड लेबर है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखते हैं। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक तरीके से जो फ्रीडम है, सबको प्रोवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू धर्म के, ज़्यादातर मेजोरिटी ऑब्वियसली हिंदूज की, तो आप ही रहें और कोई धर्म के लोग नहीं रहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। फ्रीडम है, हमें आज़ादी है। राइट, रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन्स को क्या प्रोवाइडेड है, रिलीजियस फ्रीडम। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है या अपने धर्म का प्रचार करना है या कुछ काम करना है, कुछ भी ऐसी चीजें करनी है, जैसे मंदिर होगी, मस्जिद होगी, कुछ भी फंक्शन जो भी करना है कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। नो वन विल स्टॉप यू, कोई आपको नहीं रोकेगा। एवरी पर्सन हैज द राइट, क्योंकि इसमें राइट मिला है आपको प्रैक्टिस करने का, मतलब पूजा करने का, भजन करने का, जो करना है, जो भी जिस धर्म के लोग हैं जो भी करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, अपने चॉइस के रिलीजन में, जैसे आप बोलते हैं ना कि अरे इसने तो ये दूसरे रिलीजन में चला गया, धर्म में चला गया, वो उसकी मर्जी है, वो कर सकता है, क्योंकि उसको क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कोई भी पूजा अर्चना कर सकता है, कोई मस्जिद जा सकता है, या अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कुछ भी करना है, या सिख हैं अगर कुछ भी फंक्शन करा रहे, तो ऐसा नहीं कि आप रोकेंगे कि अरे नहीं नहीं आप नहीं कर सकते, आप अपने रिलीजन का काम नहीं कर सकते, नहीं, बिल्कुल आपको क्या है, आज़ादी है, फ्रीडम है। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया। जैसे दिख रहा है आपको कि इस टाइप का कि सब मिक्स है, सारे रिलीजन सब मिक्स है, कोई भी कुछ भी परफॉर्म कर सकता है, कोई आपको नहीं रोकेगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, the constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture। ऐसा होता है ना कि जैसे मदरसेज होते हैं, है ना, या ऐसी कुछ जगह हुई जहाँ हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, या उनको भागवत वगैरह हो रही है, ऐसी कोई भी चीज़ें जो खुद के धर्म के बारे में प्रीचिंग हो रही, बताया जा रहा है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, उनको पूरा अधिकार कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। क्या है इसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, जो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशन, जैसे हम अच्छा एग्जांपल देख ले जो मदरसे वगैरह होते हैं, तो वो अपने जो छोटे छोटे बच्चे मदरसे में जाते हैं जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं कि अरे आप क्यों आपने खोल रखा है, स्कूल में भेजो ना बच्चों को, नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा कर सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। क्या है, उनको पूरी आज़ादी है ये करने की। किनको है, किन की बात कर रहे हैं हम, जो सिटीजन है। तो किसकी बात करें, जैसे हम कह रहे हैं रिलीजियस हो गया और लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो गया, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदू, अगर मुझे कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ टीचिंग करनी, कुछ बताना है अपने धर्म के बारे में, तो जिसको आना है वो आएंगे, एडमिशन्स लेंगे, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। अगर कोई सिख धर्म का, ईसाई धर्म का, उसे लग रहा है कि भाई हमारा स्कूल है और उसके हिसाब से हमारे धर्म वाले आए, हम उन्हें कुछ बताएंगे, कुछ सेटअप करेंगे, हमारा जो रिलीजन है, कल्चर से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ अच्छा नयापन जो भी उन्हें लग रहा है करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो वो कर सकते हैं, कोई उन्हें नहीं रोकेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, मतलब अपने कल्चर को बचाना और डेवलप करने का सबको अधिकार है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हिंदू जो है, इंडिया भारत हिंदू देश कहते हैं, तो जो मुस्लिम हो गए, सिख, ईसाई हो गए, वो अपना काम नहीं कर सकते, वो अपने आप को मतलब अपना जो है धर्म नहीं बचा सकते, बिल्कुल बचाएंगे, बिल्कुल उन्हें प्रिजर्व करने का और डेवलप विकास करने का पूरा अधिकार है। तो हमने क्या समझा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, कि कैसे आप रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी से थोड़ा मिलता जुलता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब अपने रिलीजन से रिलेटेड आप एजुकेशन ऐसे स्कूल ऐसे खोल सकते हो, प्रीचिंग कर सकते हो, अपने धर्म को प्रिजर्व करने की बातें, डेवलप करने की बातें आप कर सकते हो। जैसे इस टाइप का दिख रहा है आपको समथिंग, ये तो रेफरेंस की इमेज लगाइए। आया समझ में? चलिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये देखते हैं। This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. इसमें क्या होता है, इसमें होता है this allow, ये क्या अलाउ करता है citizens को कि वो मूव कर सकते हैं कोर्ट में if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. ये तो स्टेट के खिलाफ हो गया। अगर किसी को लग रहा है कि हमारे राज्य में हमारे फ्रीडम या हमारी राइट के खिलाफ ये काम नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, हमें उस तरीके से वो नहीं मिल रहा है जो हमें चाहिए, हमारी भी कुछ नीड्स हैं, अगर ये सिर्फ रिच सोसाइटी पे ध्यान दे रहे हैं या सिर्फ आदमियों पे ध्यान दे रहे हैं, औरतों पे नहीं दे रहे, इस टाइप की चीज़ें जो स्टेट नहीं कर रही, जो सरकार का काम है, सरकार वो काम नहीं कर रही है ना, तो ये क्या कर सकते हैं, कोर्ट में मूव कर सकते हैं, कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं कि हमारी जो सरकार है हमारे लिए काम नहीं कर रही, स्टेट वॉयलेटेड बाय द स्टेट। अगर स्टेट वॉयलेट करती, कुछ भी राज्य अगर ऐसा कुछ काम कर देता है जो किसी के राइट में खनन होता है, वॉयलेट होता है, तो बिल्कुल कोर्ट में मूव कर सकते हैं। तो ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आया समझ में? जैसे यहाँ जा सकते हो आप। आया समझ में कि नहीं आया? एक बार इसे फिर से देखते हैं क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी में क्या है, लॉ के सामने, कानून के सामने हर कोई इक्वल है, वो औरत आदमी बच्चे बूढ़े कुछ नहीं दिखेंगे, सब इक्वल है, किसी को भी कोई भी प्लेस में जा सकते, कोई नहीं रोकेगा पब्लिक प्लेसेस में कि आप मत जाइए, डिसेबल है तो मत जाइए, औरत है तो मत जाइए, नहीं, कोई भी कहीं भी जा सकता है। और अनटचेबिलिटी क्या कर रखी, बिल्कुल खत्म कर रखी, अबॉलिश कर रखी। तो ये इक्वल है, मतलब इक्वालिटी सबको मिले, कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे, किसी के साथ भेदभाव ना करे। तो ये क्या है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं ना, इक्वल। चलिए सेकंड, राइट टू फ्रीडम, सिर्फ बोलने का और एक्सप्रेस करने का फ्रीडम नहीं, और भी तरीके के फ्रीडम कि आप दुनिया देश भर में आप कहीं भी जाके रह सकते हो, कहीं भी जाके पार्ट ऑफ द कंट्री में रह सकते हो आप। ठीक है, आप कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या है, कोई भी एसोसिएशन फॉर्म करने का आपको पूरा अधिकार है, साथ में खुद को एक्सप्रेस करने का, खुद के विचार जो है बोल करने का और एक्सप्रेस करने का आपको पूरा अधिकार है। तो राइट टू फ्रीडम, जिसमें स्पीच, एक्सप्रेशन सब आ जाता है। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन किस बेसिस पे होता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, औरतें, लड़कियों, छोटी बच्चियों, बच्चों को बेच दिया जाता है, तो ये नहीं हो सकता, बहुत गलत है। साथ में फोर्स लेबर या चाइल्ड लेबर, 14 ईयर से कम के बच्चों को लेबर कराना, मजदूरी कराना, तो ये भी गलत है। ठीक है, चलिए। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म के हो, आपको पूजा करनी, अर्चना करनी, जो करना है आप कर सकते हो, कुछ भी प्रैक्टिस करना है, आपको अपने चॉइस का रिलीजन रखना है, आप वो कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। कोई रोकेगा तो बोलना ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बिल्कुल मत सुनना। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अगर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करी जाए तो आप किसी भी धर्म के हो, अगर आपको अपने कल्चर से रिलेटेड बात अच्छा, मतलब अपने कल्चर को बचाना है, प्रिजर्व करना है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी टीचिंग देनी है, तो आप उस टाइप का स्कूल खोल सकते हो। जैसे हम मदरसे का एग्जाम्पल देखते हैं, या हम गुरुद्वारा वगैरह हो गए, इस टाइप के मंदिरों में जाए, जैसे पढ़ने जाते हैं लोग, तो ये सब करा जा सकता है। ठीक है, कोई नहीं रोकेगा।
देन क्या था लास्ट, मतलब लास्ट ये था कि दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वॉयलेटेड बाय द स्टेट। अगर राज्य ही आपके कुछ भी मौलिक अधिकारों को खनन कर रहा है, आपका वॉयलेट कर रहा है, तो आप बिल्कुल बेशक आप कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। कहाँ जा सकते हो? आप कोर्ट में, अदालत में आप जा सकते हो। आया समझ में? आया समझ में तो फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम अच्छे से समझ में आ गया है। चलें आगे, चलिए। अब क्या है? सेक्युलरिज्म। ये हमारा 5th फीचर है। 4th फीचर हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े कौन से होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म। क्या किसी को सेक्युलर कंट्री या सेक्युलरिज्म के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है? क्या ये जो वर्ड है इसका मतलब आपको पता है? क्या ये जो सामने दिख रहा है, लिखा हुआ है, क्या इसको देखकर आप थोड़ा बता सकते हैं? तो बताइए ज़रूर। मैं आपको 2 सेकंड का वक्त देती हूँ। चलिए 5 सेकंड का। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा आप भी आइडिया लगाइए कि क्या है ये। पता है किस किसने लिख दिया? चलो अच्छी बात है, देखते हैं, देखेंगे। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. Secular state क्या होता है? सबसे पहले अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट क्या नहीं करता? is one which the state does not officially promote any one religion as the state religion. मतलब क्या होगा? अगर उस स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई स्टेट है, जिस स्टेट में मैं हूँ, हेड हूँ गवर्नमेंट टू स्टेट की, है ना, तो वहाँ पे अगर हिंदूज ज़्यादा हैं तो मैं उसका सपोर्ट नहीं करूँगी कि हिंदूज ज़्यादा हैं, या मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई हाँ ये हिंदू का स्टेट है। ऐसा नहीं कह सकती मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती। तो क्या होता है, स्टेट ऑफिशियली प्रमोट नहीं कर सकता, बिल्कुल ऑफिशियली बेसिस पे कि खुल के कहे कि हाँ ये तो हिंदू का स्टेट है, ये सिर्फ हिंदू लोग का है, ये सिर्फ मुस्लिम लोग का है, सिख लोग का है, ईसाई लोग का है, नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है? सेक्युलर स्टेट होता है। वो खुद को अलग रखते हैं, अपना काम ऑफिशियली अलग रखते हैं, रिलीजन अलग रखते हैं, वो इस चीज़ को मिक्स नहीं करते। ठीक है, तो इज वन A secular state कौन होता है? Is one in which state does not officially promote any one religion. किसी भी एक रिलीजन को स्टेट ऐसा रिलीजन प्रमोट नहीं कर सकता, प्रचार नहीं कर सकता। The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. Constitution इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रूशल रोल क्या करता है? प्ले करता है। जो आइडियल्स, जो भी हमारे बिलीफ्स, जो आइडियल्स है सारे सिटीजन, आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू अदर टू, मतलब जो भी आइडियल्स है सारे सिटीजन्स देशवासी के, देश में जो सारे देशवासी हैं वो किसी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें और जो है कोई आइडियल्स को फॉलो करें, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूल अस। भाई इवन अगर हम ये कहेंगे कि भाई आप ही इस चीज़ को मानो कि भाई एक ही धर्म है, आप यही समझ के चलो कि आप दूसरे धर्म वालों को ढंग से बात नहीं करो, आप उनको गलत तरीके से ट्रीट करो कि नहीं नहीं हम तो नहीं बात करेंगे, ऐसा होता भी है, मैंने भी देखा है, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। तो इवन इसमें यही कहा है कि चाहे वो आपके स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों ना हो, कोई नेता अभिनेता क्यों ना हो, उसको भी इस बातों का ध्यान रखना है कि सेक्युलर रहना है ना, सेक्युलर रहना है, किसी को, किसी अदर धर्म को गलत तरीके से, मतलब गलत तरीके से ट्रीट नहीं करना है और साथ में प्रमोट नहीं करना है, आप बिल्कुल प्रमोट नहीं कर सकते। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है सबको एक समान मानने का, कि सब एक समान है। Indian Constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. Often a major change in the Constitution means a change in the fundamental nature of the country. क्या होता है भाई, चेंजेस होते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं है कि एक जैसा है। अगर कुछ लग रहा है, नए लॉज, नए प्रिंसिपल्स, नए रूल्स आने हैं तो चेंज होते रहते हैं। अगर कुछ चेंज हुआ है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। ठीक है, तो क्या है, अ मेजर चेंज ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी, ऑफन अ मेजर चेंज, कभी कभार, ज़्यादातर क्या होता है, अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर संविधान में कोई मेजर चेंज हो रहा है, कोई बड़ा चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो फंडामेंटल नेचर है हमारे देश का, हमारी कंट्री का, उसमें भी चेंज होगा, उसमें भी हमें इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसके लिए? जनता के लिए, पूरे देश के लिए। अगर उसमें बदलाव हो रहा है तो यानी हमसे रिलेटेड, हमारे लिए ही हो रहा है, हमारे देश के लिए ही हो रहा है, तो असर हम पे भी पड़ेगा। आया समझ में? तो ये है सेक्युलरिज्म। मतलब हमें क्या है, कोई भी परफॉर्म कर सकता है रिलीजन अपना, साथ में कोई भी स्टेट ये नहीं कहेगा कि मैं ऑफिशियली कि भाई हाँ इसको प्रमोट करूँ, इसको प्रमोट करूँ, इसको करूँ, इसको करूँ। जो अलग अलग धर्म के लोग आपको दिख रहे हैं, जैसे ओम बने हुए हैं यहाँ पे, ईसाई लोगों का या मुस्लिम लोगों का, या अलग अलग धर्म के बने हैं, इस नहीं कर सकते।
ऑफिशियली प्रमोट आप नहीं कर सकते, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव भी हो, कोई आपके कोई हेड भी हो, कोई नेता भी हो, तो भी नहीं कर सकते। आया समझ में? ये थे हमारे क्या की फीचर्स, ये हमारे थे की फीचर्स ऑफ व्हाट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद है हमने क्या क्या पढ़ा? याद है किसी को? हमने सबसे पहले फेडरलिज्म पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट हम कह लीजिए, है ना। साथ में हमने क्या पढ़ा था? सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसके बाद क्या पढ़ा है हमने? उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पढ़े, देन हमने सेक्युलरिज्म पढ़ा है। आई होप ये पूरा चैप्टर अब इसी के साथ एंड होता है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो की फीचर्स और राइट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके काम आएंगे, तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखें, अच्छे से कॉपी में लिख लें। इतने अच्छे से समझाया है, उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करें। नहीं समझ में आए तो एक बार आके वीडियो ज़रूर देखें, सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वीडियो और ये चैप्टर एंड होता है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट बेस के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको अच्छी क्वालिटी में और बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको वहाँ मिलेगी। आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने मौलिक अधिकारों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।